everyone, myself Jasleen Kaur from DNA Education, and today we are going to start the 8th chapter of Beehive book, Reach for the Top. और ये जो चैप्टर है दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो पार्ट है इसका नाम है संतोष यादव, एंड आई होप आप हम सब ये बात जानते हैं कि जो संतोष यादव है, शी इज़ द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। सो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इनके बारे में, जैसे कि उनकी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई, वो नेचर वाइज कैसी थी, उनका लाइफ में एम्बिशन क्या था और उनकी जर्नी कैसी थी, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बर्थ की बात करें संतोष यादव की, तो उनका बर्थ एक ऐसी जगह पे हुआ था जहाँ पर अगर जैसे हम पहले ऑर्थोडॉक्स हमें पता है, जैसे कि अगर हम ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत होती है कि अगर कहीं पे बेटे का जन्म होता है तो वहाँ पर माना जाता है कि उसको एक तरह से एक बहुत ही अच्छे लेवल पे उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर उनके घर में किसी गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है तो उस टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जाता। तो सेम विद संतोष यादव, जो संतोष यादव है उनका बर्थ हुआ था जोनियावास रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। बताया जाता है कि जहाँ पर उनका बर्थ हुआ था तो वहाँ की जो सोसाइटी थी वो एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पर अगर बॉय जो है किसी बेटे का जन्म होता था तो उसको बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन जब वहाँ पे कोई गर्ल चाइल्ड का जन्म होता था तो उसको कर्स तो नहीं माना जाता था, ऐसा नहीं माना जाता था कि ये तो एक श्राप है या फिर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसको बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट भी नहीं किया जाता था। ऐसे ही वो एक बैक स्टोरी आती है कि जैसे जब जो संतोष की मदर हैं वो ऐसे ही बैठी होती हैं, वहाँ से एक बार जो है कोई होली मैन, जैसे ऋषि होते हैं, पंडित होते हैं, वो वहाँ से जा रहे होते हैं। वैसे ही वो जो आशीर्वाद देना चाहते हैं उसकी मदर को कि आपके घर में बेटा हो, बहुत हेल्दी हो, इस तरह से वो उसको कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो वहीं पर जो है पास में संतोष की ग्रैंड मदर बैठी होती हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, हमें बेटा नहीं, हमें बेटी चाहिए। वो बहुत सरप्राइज होते हैं वहाँ के लोग भी, और वो पंडित जो होते हैं, वो जो होली मैन होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं सुन के कि ये ऐसा क्यों बोल रही है कि हमें बेटा नहीं, हमें तो बेटी चाहिए। वो उनके विश के अकॉर्डिंग वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि हाँ, आपको जो भी वो आशीर्वाद देना चाहते हैं वो उनके अकॉर्डिंग उनको आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। और जब कुछ टाइम के बाद में उनकी जो विश होती है वो पूरी भी होती है, उनके घर पे जो है बॉर्न होती हैं संतोष यादव। और संतोष यादव के ऑलरेडी 5 भाई होते हैं और वो 5 भाइयों की एक अकेली सिस्टर होती हैं। ऐसे ही बात करते हैं, इसलिए जो है उनका नाम भी संतोष रखा जाता है। अगर हम संतोष के वर्ड की, उनकी नेमिंग की बात करें तो इसका बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब कि हैप्पी और सेटिस्फाइड विद वट एवर दे हैड। इसके साथ में लेकिन अगर हम संतोष की बात करें तो वो एक्चुअली में संतोष नहीं थी, वो इसके बहुत ही ऑपोजिट थी। उन्हें जो भी चाहिए होता था जैसे बेसिकली अगर हम उनके नाम की बात करें, अभी हमने बात की कि जिसको जो मिल गया उसमें वो खुश है, लेकिन वो एक्चुअली में ऐसी नहीं थी, वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो चाहती थी कि जो भी चीज़ें, अगर वो कहती थी कि अगर मैंने कोई एम्बिशन अपना लाइफ में बना लिया है और मैंने कोई भी एक करेक्ट पाथ डिसाइड कर लिया है तो मैं फिर चेंज नहीं होने वाली हूँ, मैं नहीं चेंज होंगी, लेकिन सामने वाला पर्सन चेंज होगा, मैं वहीं रहूँगी और मैं वैसा ही करूँगी जैसा कि मैं चाहती हूँ। वो बहुत ही एम्बिशियस थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। और जिस तरह की सोसाइटी में वो लोग रहते थे, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में, वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं बेसिकली वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे, जैसे सूट हो गया, सलवार हो गए, वो इस तरह के ट्रेडिशनल आउटफिट्स ही पहना करते थे। ऑन दी कॉन्ट्रेरी जो संतोष यादव थी वो इस तरह के कपड़े भी नहीं पहनती थी, वो ज़्यादातर शॉर्ट्स पहनना ही पसंद करती थी और वो वही पहनती थी। तो वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड थी और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, और वो सोचती थी कि मैं इन सब चीज़ों को चेंज करूँगी और मैं इन सब चीज़ों में नहीं, जैसे जिस तरह के रूल्स और रेगुलेशन वहाँ पे बनाए हुए थे जेंडर को लेकर, लड़कियों के लिए ये चीज़ होगी और लड़कों के लिए वो चीज़ होगी, तो वो बोलती थी कि मैं इसको ज़रूर अपोज करूँगी और राइट टाइम आने पर मैं एक्शन भी लूँगी। तो वो इस तरह की चीज़ें पहले से ही सोचा करती थी। अगर हम बात करें उनके फैमिली की, संतोष यादव के, तो उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। वो बहुत ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। ऐसा था कि वहाँ पे उनके जितने भी बच्चे थे वो आराम से, वो जो फैमिली है उनकी, वो उनको अच्छे स्कूल में, और जो मतलब जैसे बोलते हैं
शहर के स्कूल्स में दिल्ली में वो उनको पढ़ा सकते थे, जो कि वहाँ से, और ऑब्वियसली हरियाणा से दिल्ली को इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, तो वो वहाँ पे पढ़ा सकते थे। लेकिन वो अपने बेटों को वहाँ पे पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन जो संतोष यादव होती हैं उनको वहाँ पे पढ़ने के लिए भी नहीं भेजा जाता है, क्योंकि वो एक लड़की होती हैं, उनको वहाँ पे जो पास का गाँव का एक स्कूल होता है उन्हें वहीं पे पढ़ने के लिए भेजा जाता है। और उस टाइम पे भी संतोष जो है वो कुछ नहीं बोलती हैं, क्योंकि उनको पढ़ना होता है, वो वहाँ पे पढ़ती हैं। लेकिन जब 16 इयर्स की होती हैं वो, और जैसा कि हमें मालूम है कि गांव में जो होता है लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, तो जैसे वो 16 इयर्स की होती हैं, उनके गांव में भी सेम चीज़ थी। उनके विलेज में 16 इयर्स के होने के बाद में लड़कियों के ऊपर शादी का प्रेशर होता था या फिर उनकी शादी कर दी जाती थी। तो सेम विद संतोष, उनके ऊपर भी प्रेशर था शादी करने का कि अब आपको शादी करनी है। सो वो अपने पेरेंट्स को बहुत ही क्लियरली मना कर देती हैं, बहुत पोलाइटली बोलती हैं, लेकिन बहुत क्लियरली बोलती हैं वो कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे आगे पढ़ाई करनी है और मैं जो है अपना एडमिशन लेने वाली हूँ न्यू दिल्ली स्कूल के अंदर। न्यू दिल्ली में जो स्कूल है वहाँ पे मैं एडमिशन लूँगी और मैं वहीं पर पढ़ाई करूँगी, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। और साथ ही साथ वो ये भी उनको बोलती है कि आप मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करोगे, अगर आप मुझे फोर्स करोगे तो मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगी। तो वो इस तरह से उनको बोल देती हैं। अच्छा, उनके फादर उनको फिर अपोज करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम फीस पे नहीं करेंगे। तो तब वो फिर उनको बताती है, बहुत पोलाइटली वो ये बात भी कहती है, ठीक है अगर आप मेरी फ़ीस नहीं पे करोगे तो मैंने अपना प्लान बनाया हुआ है, अगर आप मेरी फ़ीस नहीं पे करोगे तो मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फ़ीस पे करूँगी, लेकिन मैं पढ़ाई ज़रूर करूँगी और मैं फ़िलहाल शादी नहीं करूँगी। सो वो इस तरीके से बोलती हैं उनको। फिर उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके फादर जो हैं वो मान जाते हैं उसकी फ़ीस के लिए पे करने के लिए, और जो संतोष है वो आगे जाकर पढ़ती हैं और वहाँ न्यू दिल्ली में वो पढ़ती हैं। इसके बाद में बेसिकली क्या होता है कि संतोष जो है वो हमेशा चाहते हैं कि मैं थोड़ा और पढूं। उनकी पढ़ने की जो विश है वो कभी कम वो होती नहीं है पूरी। शी ऑलवेज विश टू स्टडी अ बिट मोर। तो वो हमेशा सोचते हैं कि मुझे थोड़ा और पढ़ना है। और उनके जो फादर हैं वो भी थोड़े टाइम के बाद मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी बेटी अगर पढ़ना चाहती हैं, तो वो भी धीरे धीरे जो है उनको अलाउ करने लगते हैं। वो उनकी साइड हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ये पढ़ना चाहती है तो इनको हम आगे पढ़ने देते हैं। इसके बाद क्या होता है, वो अपना हाई स्कूल जो है वो कंप्लीट करती हैं और वो उसके बाद जयपुर जाती हैं कॉलेज के लिए अपने, और वो महारानी कॉलेज जो है जयपुर में वहाँ पे ज्वाइन करती हैं। वहाँ पे अपना जो है एडमिशन कराती हैं और वो हॉस्टल जाती हैं। वहाँ पे एक पास में कस्तूरबा हॉस्टल होता है, वो वहाँ पर जो है रहती हैं। सो इस तरह की उनकी जर्नी होती है। इस तरह से वो एनरोल करा लेती हैं आपको कस्तूरबा, इस तरह से जो है वो अपने आप को एनरोल करा लेती हैं महारानी कॉलेज के अंदर, जो कि जयपुर में होता है। इसके बाद में क्या होता है, जैसे वो कस्तूरबा हॉस्टल में अपने रहती हैं, तो उनके जो रूम है वहाँ पर उसकी विंडो से वो अरावली हिल्स को देख पाती हैं। वो देखती हैं कि यहाँ से बहुत सारे जो विलेजेस हैं ये जाते हैं हिल्स की तरफ, वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ से वापस आते हुए मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। वहाँ से जाते सब लोग हैं लेकिन वापस कोई नहीं आता है। तो वो सोचते हैं कि एक बार मैं भी जाके देखूँगी कि यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है। सो वो वहाँ जाती हैं और जैसे वो वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ पे उन्हें कोई दिखता नहीं है। वहाँ पे सिर्फ उन्हें बहुत सारे जो है माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं वो दिखते हैं उनको, और फिर वो उनसे पूछती हैं कि क्या मैं भी आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। और वो बहुत ही जो वहाँ पे जो बहुत एंथुसियास्टिकली पूछती हैं कि मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। सो जो क्लाइंबर्स होते हैं वो भी उसको मोटिवेट करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अस। तो वो भी जो है वो उनको बहुत ही एंथुसियास्टिकली पूछती हैं और वो उसको बहुत मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ यू कैन जॉइन अस। इसके बाद में वो जाती हैं, वो थोड़ा सा वहाँ पे ऊपर जो है क्लाइंब करती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं उस टाइम को, और वो सोचती हैं कि मुझे आगे भी ये चीज़ करनी है, मुझे आगे भी माउंटेन क्लाइंब करना है। सो ऐसे ही वो जो है इसके बाद में जब उनका जो कॉलेज है वो कंप्लीट होता है, इसके बाद वो अपने आप को एनरोल करा लेती हैं। तो जैसे उनका कॉलेज कंप्लीट होता है तो वो क्या करती हैं, वो अपने आप को उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एनरोल करा लेती हैं। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि अप्रैल के एंड में उनके एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले होते हैं। जो उनके कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं वो उनके माइंड में होता है कि अप्रैल के एंड तक जो मेरे एग्ज़ाम्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और इसी हिसाब से वो जो है अपना एनरोलमेंट भी कराती हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो उनके एग्ज़ाम्स हैं वो 19 मई तक ख़त्म होते हैं और उन्होंने एनरोल कराया होता है कि उन्हें 21 को
जो 21 मई है उनको वहाँ पर उस दिन पहुँचना है, लेकिन उनके एग्ज़ाम्स ही 19 मई को ख़त्म होते हैं, इसके कारण वो अपने घर भी नहीं जा पाती हैं। और वो डिसाइड करती हैं उसी टाइम और ऑन द स्पॉट वो डिसाइड करती हैं कि अब मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से डायरेक्टली जो है अपने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जाऊंगी। तो वो डिसाइड कर लेती हैं। अब क्या होता है, उनको पता है कि अब मैं अपने घर भी नहीं जाऊंगी तो मेरे पेरेंट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा वरी करेंगे, मुझसे हो सकता है वो मुझसे गुस्सा भी हो जाए। सो वो क्या करती हैं, वो एक लेटर लिखती हैं अपने फादर को, वो एक अपोलोजाइज तो वो बेसिकली अपने फादर को एक अपॉलोजी लेटर लिखती हैं और उसमें वो लिखती हैं कि आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको बिना पूछे, आपको बिना बताए जो है मैंने उत्तरकाशी जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है मैंने उसमें अपने आप को एनरोल करा लिया है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही हूँ, लेकिन अब मैं घर पे नहीं आऊँगी, अब मैं यहाँ से सीधा उसी इंस्टीट्यूट जाने वाली हूँ। सो ये इस तरह की बातें जो हैं वो अपने पेरेंट्स को लेटर में लिख कर दे देती हैं। सो वो एक्सप्लेन कर देती हैं अपनी सारी चीज़ें लेटर में और उसके बाद वो इंस्टीट्यूट के लिए चली जाती हैं। इसके बाद में जब वो अपनी वहाँ पे इंस्टीट्यूट पहुँचकर वो अपनी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होती है वहाँ पर उनकी, और वो उनकी जो स्किल्स हैं वो बहुत जल्दी जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो बताया जाता है कि उनकी जो स्किल्स हैं वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं वो, और उनको ट्रेनिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होती हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं वो। सो इस तरह से वो पूरी जो है अपनी ट्रेनिंग करती हैं। इसके बाद में वो एवरी ईयर उनको जो है माउंटेन पे एक्सपीडिशन के लिए भी भेजा जाता है और वो कई बार अपने आप को प्रूव कर चुकी होती हैं कि हाँ मैं एक बहुत अच्छी, वो कई बार अपने आप को प्रूव करती हैं कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। इसके बाद में रेगुलर ट्रेनिंग के बाद में एक तो सबसे अच्छी चीज़ उनमें होती है कि उनकी जो विल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा उनमें विल पावर होती है। वो अगर एक बार कोई चीज़ को करने की ठान लेती हैं तो वो बैक स्टेप नहीं लेती हैं, फिर वो हमेशा उस चीज़ पे अड़ी रहती हैं। इसके अलावा उनकी मेंटल टफनेस, अगर वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होती हैं किसी भी काम को करने से पहले कि हाँ अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं इसके लिए प्रिपेयर करूँगी और मैं बहुत ही अच्छे से इस पर काम करूँगी। सो उनकी जो स्किल्स हैं बेसिकली और उनकी जो मेंटल पावर है वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आगे ग्रो करने में भी। सो वो एक्सपेडिशन पे जाती हैं, एवरी ईयर उनको एक्सपेडिशन पे भेजा जाता है। इसके बाद जो उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मिलती है जब वो 20 ईयर्स की होती हैं। 1992 में उनको माउंटेन क्लाइंब करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो उनके ग्रुप, अपने जिस ग्रुप के साथ में वो जाती हैं उनमें वो यंगेस्ट वुमेन होती हैं जिस ग्रुप के साथ में वो जाती हैं। सो वहाँ पे भी वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हैं। वो उनको जो है हाइक से भी डर नहीं लगता है, ठंड में भी वो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो वो वीक पड़ रही हैं। वो हर तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखती हैं और उनके जो फेलो क्लाइंबर्स होते हैं वो भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो भी उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए। और इवन दो वो बहुत ज़्यादा काइंड नेचर की भी होती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। उनके साथ में अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम में भी है तो वो उनको हमेशा हेल्प करती हैं। तो जब वो फर्स्ट टाइम जाती हैं माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए 1992 में, जैसे हमने अभी बात की थी, वो सिर्फ 20 ईयर्स की होती हैं और वो यंगेस्ट वुमेन होती हैं अपने स्क्वाड के अंदर। सो वहाँ पर उनके साथ में जो उनके फेलो क्लाइंबर्स होते हैं उसमें से जो एक क्लाइंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो ठीक नहीं होते हैं, वो इल। सो वो जो उनके एक फेलो क्लाइंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं वहाँ पे रास्ते में और वो ठीक नहीं होते हैं। उनको उनकी पूरी हेल्प करती हैं संतोष यादव। अनफॉर्चुनेटली वो अनसक्सेसफुल होती हैं, उनको बचा नहीं पाती हैं, लेकिन वो अपना बेस्ट ट्राई करती हैं, लेकिन उनको तो वो नहीं बचा पाती हैं। लेकिन उनके साथ एक और फेलो क्लाइंबर होते हैं जिनका नाम होता है मोहन सिंह, वो उनको बचा लेती हैं और इवन दो उनको भी वो उनके साथ अपना ऑक्सीजन भी शेयर करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर मैंने अपना ऑक्सीजन इनके साथ में शेयर नहीं किया तो ये इनकी भी जान जा सकती है। तो वो इतनी काइंड होती हैं, वो अपने आप को जो है रिस्क पे डाल के वो मोहन सिंह जो उनके फेलो क्लाइंबर होते हैं वो उनकी जान बचाती हैं। सो इसके बाद में उनको विदिन 12 मंथ्स यहाँ ये जो उनका मिशन होता है ये बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। सो ये जो उनका मिशन होता है ये बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। इसके बाद विदिन 12 मंथ्स उनको दोबारा मौका मिलता है माउंट एवरेस्ट पे जाने का। अब ये मौका उनको कैसे मिलता है, इंडोनेपोलिस वुमेन्स एक्सपेडिशन में
एनरोल हो जाती हैं, उनको वहाँ जो मतलब बेसिकली इंडो नेपलीज विमेंस एक्सपीडिशन को ज्वाइन करने के लिए उनके पास ऑफर आता है और वो उनको ज्वाइन करती हैं। और यहाँ पर वो इन अपने विमेन जो स्क्वाड होता है इनके साथ में वो सेकेंड टाइम जो है माउंट एवरेस्ट पे जा पाती हैं। और जब वो सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट पे जाती हैं तो वहाँ पर एक ट्राई कलर का फ्लैग भी वो वर्ल्ड के टॉप पे वहाँ पर लगाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हैं एज एन इंडियन कि वो सेकेंड टाइम जो है माउंट एवरेस्ट पे जा रही होती हैं। अपनी स्पीच में भी वो ये चीज़ बताती हैं कि जब मैं वहाँ पर सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट पे होती हूँ, बिल्कुल टॉप पे होती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा होता है, वो मोमेंट मैं भूल नहीं पाती हूँ। और उस टाइम पे मैं अपने बैग से जो है ट्राई कलर फ्लैग होता है इंडिया का, मैं उसको निकालती हूँ और मैं वहाँ पर उसको लगाती हूँ, बिकॉज आई रियली फील प्राउड एज एन इंडियन। तो वो बताती हैं ये बात। इसके बाद जो पूरा वर्ल्ड है और इवन जो हमारा इंडिया है वो भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है और उनके ऑनर में उनको ऑनर देने के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी उनको मिले होते हैं, जिनमें से एक अवार्ड होता है पद्मश्री अवार्ड। ये हम सबको पता है कि इंडिया के जो हमारा नेशन है उनके टॉप ऑनर्स जो वहाँ इंडिया के टॉप अवार्ड्स हैं उनमें से एक अवार्ड है, उनको ये पद्मश्री अवार्ड भी मिलता है उनकी परफॉर्मेंस के लिए। उन्होंने अभी तक जो भी कुछ अचीव किया होता है उसके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिलता है। इसके अलावा बताया जाता है कि अभी तक वो जैसे 2 बार गई हैं माउंटेन्स पे, और वो जब भी माउंटेन पे जाती हैं वो क्या करती हैं, वहाँ पे जाके हमेशा वहाँ से गार्बेज कलेक्ट करती हैं। वहाँ से वो अभी तक 500 किलोग्राम जो है वो गार्बेज को हिमालय से कलेक्ट करके नीचे ला चुकी हैं। सो वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट लवर है, वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से प्यार करती हैं अपने, सो इसलिए वो जो है इन्वायरमेंट के लिए वहाँ से गार्बेज को भी, वहाँ पे उन्हें जो भी गार्बेज दिखता है वो कलेक्ट करके वहाँ से नीचे लेकर आती हैं। सो यहीं पे जो है हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। I hope you understand the chapter and you will be able to answer each and every question, and whichever the points I have cleared here are well mentioned in the DNA guides. So for more updations, for more informations, you can go to our website www.dnaeducation.com. Thank you so much.